skeleton, cell and cell organelles. तो चलिए शुरू करते हैं. What is a cell? सेल एक छोटी सी यूनिट होती है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाती है. मतलब चाहे वो इंसान हो, प्लांट हो या एनिमल, सब कुछ सेल से ही बनता है. अब सेल्स अलग अलग साइज और शेप के होते हैं क्योंकि उनका काम भी अलग होता है. जैसे हमारी बॉडीज के अलग ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन्स, लंग्स, ये सब मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे हम इन्हें देख कैसे सकते हैं. तो बेटा, सेल इतना छोटा होता है कि नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है. और अगर हमें सेल के डिटेल्स देखने हैं, जैसे न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है. अब टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं. सेल्स के दो मेन टाइप्स होते हैं. प्रोकार्योटिक सेल्स, ये सिंपल सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया. इनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता. यूकार्योटिक सेल, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. यूकार्योटिक सेल्स के भी दो सब टाइप्स होते हैं. प्लांट सेल्स, इनमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. एनिमल सेल, इनमें सेल वॉल नहीं होती, बस सेल मेम्ब्रेन होती है. सो इन शॉर्ट, सेल ही लाइफ का बेस है. सब लिविंग चीजें सेल से ही बनती हैं. इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, मतलब सेल के अंदर और उसके आसपास क्या होता है और वो पार्ट्स काम क्या करते हैं. नंबर 1, सेल वॉल. ये सिर्फ प्लांट्स, एल्गाई और फंगाई के सेल्स में ही होता है. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. स्ट्रक्चर, सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. ये एक प्रोटेक्टिव कोट जैसी होती है जो सेल को शेप और सपोर्ट देती है. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मेन मटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सेल्यूलोज और पेक्टिन. बाद में कुछ और सब्सटेंसेस ऐड हो सकते हैं जैसे लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन, जो सेल वॉल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव बना देते हैं. फंक्शंस, सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है. ये एक्स्ट्रा वाटर को सेल के अंदर जाने से रोकती है ताकि सेल बर्स्ट ना हो जाए. तो बेसिकली सेल वॉल एक शील्ड जैसी होती है जो सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन. अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये सभी सेल्स में होती है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया. स्ट्रक्चर, ये एक थिन, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल लेयर होती है जो सेल के अंदर के पार्ट्स को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. कैरेक्टरिस्टिक्स, इस मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और उनके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं. ये ही स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को इलास्टिक और एक्टिव बनाता है. फंक्शंस, इनका मेन काम है सिलेक्टिवली परमिएबल होना. मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देती हैं और कुछ को रोक देती हैं. जैसे वाटर, ऑक्सीजन और सॉल्ट्स को अंदर आने देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को बाहर निकलने देती है. इस प्रॉपर्टी की वजह से सेल अपना बैलेंस मेंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस. सो इन शॉर्ट, सेल वॉल इज इक्वल्स टू प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू कंट्रोल एंड बैलेंस.
ये दोनों मिलके सेल को सेफ, स्टेबल और फंक्शनल बनाए रखते हैं। एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी। इन प्रोसेसेस में सेल अपनी एनर्जी एटीपी यूज करती है। नंबर वन, एंडोसाइटोसिस। जब कोई सब्सटेंस बाहर से सेल के अंदर आता है तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे सेल अपनी माउथ टाइप मेम्ब्रेन से चीज को रैप करके अंदर खींच लेता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, endocytosis is equals to entry of substances into the cell using energy. Number two, exocytosis. जब सेल के अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे सेल के अंदर जो वेस्ट या अनवांटेड मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। Exocytosis is equals to exit of substances from cell using energy. So, दोनों processes energy लेते हैं, इसलिए इन्हें active transport कहते हैं। Processes that do not consume cellular energy. अब ये वो processes हैं जिसमें cell energy use नहीं करता, ये अपने आप हो जाते हैं naturally, इसलिए इन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नंबर वन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मतलब जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से वो जहाँ कम होते हैं वहाँ चले जाते हैं। एग्जाम्पल, जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, ये ही डिफ्यूजन है। सेल में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से मूव करते हैं। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस थोड़ा स्पेशल प्रोसेस है। ये तब होता है जब मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन। सिंपल वर्ड्स में वाटर हमेशा जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ कम होता है वहाँ मूव करता है और ये प्रोसेस एनर्जी यूज नहीं करती। ये एक फिजिकल पैसिव प्रोसेस है। सॉल्यूशन दो पार्ट से बनते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे। अब अगर हम तीन सेल्स को अलग अलग सॉल्यूशंस में रखें, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो पानी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बाहर और अंदर दोनों जगह पानी की कंसंट्रेशन सेम है, तो पानी ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। सेल सेम साइज में रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर कम, तो पानी सेल के अंदर आता है, सेल स्वेल हो जाता है, फट जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है एंडोस्मोसिस। एग्जाम्पल, अगर आप रेजिन्स यानी किशमिश को पानी में डाल दो तो कुछ देर बाद वो फूल जाते हैं, दैट्स एंडोस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बाहर पानी कम है और अंदर ज़्यादा, तो पानी सेल के बाहर निकल जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोस्मोसिस। एग्जाम्पल, अगर रेजिन को सॉल्ट वाटर में डालो तो वो सूख जाएगी, दैट्स एक्सोस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस। अब जब प्लांट सेल या एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो पानी सेल के बाहर निकलता है, एक्सोस्मोसिस। इससे साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सेल वॉल से चिपकना छोड़ देता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। सिंपल वर्ड्स में प्लाज्मोलाइसिस इज इक्वल्स टू सेल से पानी निकलना प्लस साइटोप्लाज्म का श्रिंक होना। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें न्यूक्लियस और छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसे हम कहते हैं
cytoplasm. Structure and composition. Protoplasm is equals to cytoplasm plus nucleus. साइटोप्लाज्म के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे साइटोसोल कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसके अंदर ही सब सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा रहते हैं और इसी साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जैसे एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना एक्सेट्रा। सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाने के लिए, ग्लूकोज एनर्जी के लिए, विटामिन्स ग्रोथ और रिपेयर के लिए। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल साइटोप्लाज्म थोड़ा ग्रैन्युलर होता है, डेंस होता है। प्लांट सेल साइटोप्लाज्म थिन होता है और एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से बाहर की साइड में पुश हो जाता है। सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज पर। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, वैसे ही सेल के अंदर छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये सब स्पेशल सब यूनिट्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं। हर ऑर्गेनेली के पास अपना लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होता है जैसे एक प्रोटेक्शन कवर। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। So students, remember, osmosis helps control water movement. Cytoplasm is the working area of the cell. Cell organelles are the workers doing all the important jobs. अब हम आते हैं important topic पे, which is nucleus. ये सेल का कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल होता है। जस्ट लाइक हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, वैसे ही सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसके अंदर ही सेल के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कौन सा काम कब और कैसे करना है सब कुछ न्यूक्लियस डिसाइड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के आसपास 1-2 लेयर्स वाली मेम्ब्रेन होती है, इससे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है जैसे एक सेफ्टी वॉल। नंबर 2, पोर्स इन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे मटेरियल्स अंदर बाहर जा सकते हैं, लाइक मैसेजेस, प्रोटीन्स, आरएनए एक्सेट्रा। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम्स बनाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोलस के आसपास एक नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ये फाइबर्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। नंबर 5, क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स शॉर्ट और थिक हो जाते हैं और तब इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे फंक्शनल पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं जीन्स, और जीन्स ही हमारी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जैसे आइज का कलर, हाइट एक्सेट्रा डिसाइड करता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1, कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जैसे ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन मेकिंग एक्सेट्रा। नंबर 2, सेल डिवीजन। न्यूक्लियस सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, मतलब एक सेल का 2 सेल्स में डिवाइड होना। नंबर 3, हेरिडिटी। न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों तक
ट्रेट्स ले जाते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं लाइक फादर लाइक सन। नंबर 4, स्पेशल केसेस। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता ताकि उनके अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके जो ऑक्सीजन कैरी करता है। सेव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। प्लांट्स के फूड कैरिंग ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता ताकि वो हॉलो हो सके और फूड इजीली पास हो सके। सो रिमेंबर, न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू ब्रेन ऑफ द सेल। यही डिसाइड करता है कि सेल क्या करे, कैसे करे और कौन से ट्रेट्स को आगे ट्रांसफर होंगे। अब हम दो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों सेल के ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग सिस्टम जैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पैकेजिंग होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER स्ट्रक्चर। ER एक नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो छोटी ट्यूब्स और शीट से बना होता है। ये ट्यूब्स फ्लूइड से फिल्ड होती है और पूरे सेल के अंदर इंटरकनेक्टेड रहती हैं, जैसे एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ER न्यूक्लियस के अंदर वाले साइड से कनेक्टेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड तक पहुंचता है। मतलब न्यूक्लियस से लेके सेल के आउटर एज तक एक पूरा कम्युनिकेशन लाइन बना होता है। ER के दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। RER, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए RER का मेन काम प्रोटीन से रिलेटेड होता है। SER, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, सरफेस स्मूथ होती है। ये फैट और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में काम करता है। फंक्शंस ऑफ ER, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप मिलती है। प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस कंडक्ट करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सेल के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया हो तो ER उसे वाटर सोल्यूबल बना देता है ताकि वो इजीली बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। सिंपल वर्ड्स में ER इज इक्वल्स टू सेल का ट्रांसपोर्ट और डिटॉक्स सिस्टम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकिंग एंड डिस्पैच सेंटर होता है। स्ट्रक्चर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स 5 to 8 फ्लैट हॉलो सैक से बना होता है जो एक के ऊपर एक पैरेलल लगे होते हैं, जैसे एक स्टैक ऑफ प्लेट्स। हर सिस्टर्ना में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल चेंजेस करते हैं। प्रोसेस, प्रोटीन्स जो ER से बनकर निकलते हैं वो स्मॉल पैकेट्स में पैक होते हैं, वेसिकल्स में। ये वेसिकल्स साइटोप्लाज्म से होते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक आते हैं। गोल्जी के फॉर्मेशन फेज से वेसिकल्स गोल्जी मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और अपना कंटेंट अंदर डाल देते हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन मटेरियल्स को एंजाइम्स की हेल्प से मॉडिफाई करता है, जैसे पॉलिश, सॉर्ट या पैक करना। फिर ये मॉडिफाइड मटेरियल्स नए वेसिकल्स में पैक होते हैं और गोल्जी के मैच्योरेशन फेज से बाहर निकल जाते हैं, रेडी फॉर डिलीवरी। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। ये सेल के बनाए हुए सब्सटेंसेस को मॉडिफाई, सॉर्ट, पैक और डिलीवर करता है। एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स जैसे मटेरियल को सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है। वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
So in short, Golgi complex is equals to packaging or delivery department of the cell. टुगेदर ये दोनों सेल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे काम करते हैं, बिल्कुल एक मॉडर्न फैक्ट्री की तरह. लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों सेल के क्लीनिंग क्रू और पावर हाउस कहलाता है. लाइसोसोम्स स्ट्रक्चर. लाइसोसोम्स एक सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ें तोड़ने, गलाने और डाइजेस्ट करने के काम आता है. मतलब ये सेल के अंदर एक डस्टबिन प्लस क्लीनिंग मशीन जैसा रोल प्ले करता है. फंक्शंस. इम्यून सिस्टम हेल्पर्स. लाइसोसोम्स सेल के वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं. मतलब ये सेल के डिफेंडर्स होते हैं. जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस सेल में आता है, लाइसोसोम्स इसे तोड़कर डाइजेस्ट करते हैं. डेमोलिशन स्क्वाड. अगर सेल के अंदर कोई ओल्ड या डैमेज्ड ऑर्गेनेली हो तो लाइसोसोम उसे डिस्ट्रॉय करके हटा देता है. इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ऑटोलाइसिस. सुसाइडल बैग्स. कभी कभी जब सेल बहुत ओल्ड या डैमेज्ड हो जाता है तो लाइसोसोम्स अपनी मेम्ब्रेन तोड़ देता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जो पूरे सेल को डिसॉल्व कर देते हैं. इसलिए इन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. ड्यूरिंग स्टार्वेशन. जब बॉडी में फूड या एनर्जी कम होती है तो लाइसोसोम्स स्टोर्ड प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करके टेम्पररी एनर्जी बनाते हैं. सिंपल वर्ड्स में लाइसोसोम्स इज इक्वल्स टू सेल के क्लीनर्स और डिफेंडर्स. माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन बहुत फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टे. क्रिस्टे के अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसमें राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और अपना डीएनए होता है. ये एक प्रोटीन रिच जेल जैसा होता है. फंक्शन. नंबर 1, एनर्जी प्रोडक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ऑक्सीडाइज करता है, यानी तोड़ता है विद ऑक्सीजन, और उनसे एनर्जी रिलीज होती है. ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है. एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि हर सेल एक्टिविटी के लिए एनर्जी एटीपी से मिलती है. पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. सिंथेसिस वर्क. जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है उससे सेल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स बनाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इनडायरेक्टली सेल के सारे काम चलाता है. स्पेशल फीचर्स. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, मतलब वो अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है. प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है. आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं पर यूज नहीं करते. सो क्लास, रिमेंबर, lysosomes clean the cell, mitochondria energize the cell. Together, they keep the cell healthy, active, and full of life. Vacuoles, the storage tanks of the cell. Structure. Vacuoles एक storage sac होती है. ये solid या liquid substances store करती है, जैसे water, food और waste. इनका शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता, वो सेल की नीड के हिसाब से चेंज हो जाता है. वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. ये मेम्ब्रेन सेल के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करती है. फंक्शंस. ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना. वैक्यूल सेल के अंदर और बाहर का वाटर बैलेंस मेंटेन करता है ताकि
सेल ना ज़्यादा फूल जाए और ना सूख जाए। स्टोरेज सेंटर, वैक्यूल्स प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। जैसे हम अपने घर में अलमीरा में सामान रखते हैं, वैसे ही वैक्यूल्स सेल के स्टोर रूम होते हैं। एनिमल सेल, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी और कम होती है। ये मोस्टली वेस्ट या फूड स्टोरेज के लिए होती हैं। एग्जाम्पल, अमीबा में वैक्यूल फूड स्टोर करता है डाइजेशन से पहले। प्लांट सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ी और सेंट्रल होती हैं। ये सेल सैप से भरी होती है और टर्जिडिटी और रिजिडिटी देती है। मतलब प्लांट के पत्ते और स्टेम सीधे खड़े रहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, वैक्यूल इज इक्वल्स टू सेल का वाटर टैंक प्लस स्टोर रूम। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। उनके अंदर थाइलाकॉइड्स नाम के छोटे डिस्क होते हैं जो एक साथ मिलकर ग्राना बनाते हैं, और ग्राना के बीच का फ्लूइड एरिया स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सारे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अपना डीएनए और राइबोसोम्स खुद रखते हैं, इसलिए वो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपना प्रोटीन बना सकते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिड्स एंड देयर फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से लीव्स हमेशा ग्रीन और एनर्जी रिच होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिफरेंट ब्राइट कलर्स देते हैं। इसे पॉलिनेटर्स और एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ये वाइट या कलरलेस होते हैं। इनका काम है फूड स्टोर करना, जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। मोस्टली रूट्स, सीड्स और ट्यूबल्स में मिलते हैं, लाइक पोटैटो। So class, remember, vacuoles store and support the cell. Plastids give color and make food for the plant. Without them, plants would never be green nor alive. Now, what is NCCS? NCCS एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ये इंस्टीट्यूट पुणे में लोकेटेड है, और वो भी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। एनसीसीएस का मेन काम है सेल्स का स्टडी और रिसर्च करना। इस फील्ड को हम साइटोलॉजी कहते हैं। रिसर्चर्स यहाँ पे सेल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कैसे सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और रिएक्ट करते हैं। एनसीसीएस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी भी जुड़ी हुई है, नेशनल एनिमल सेल रिपोजिटरी। ये बेसिकली एनिमल सेल्स को प्रिजर्व और स्टडी करता है। यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के सेल सैंपल्स रखे जाते हैं ताकि साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर सके। एनसीसीएस कैंसर ट्रीटमेंट पर भी काम करता है। साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च करते हैं कि कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये रिसर्च फ्यूचर में बेटर कैंसर मेडिसिन्स और थेरेपीज बनाने में हेल्प करती है। सो क्लास, इन शॉर्ट, एनसीसीएस एक ऐसी जगह है जहाँ साइंटिस्ट सेल के सीक्रेट्स समझते हैं ताकि वो ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस जैसे कैंसर को बेटर तरीके से ट्रीट कर सके। सो टू कंक्लूड द चैप्टर, हमने आज सेल के बारे में पढ़ा। छोटा सा बैक्टीरिया हो या बड़ा सा एलिफेंट, सब कुछ सेल से बना होता है। टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट्स और एनिमल सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी पढ़ा। We also learned about osmosis, diffusion, endocytosis और
एक्सोसाइटोसिस। और हमने इंस्टीट्यूट्स लाइक NCCS भी पढ़ा, जो पुणे में अमेजिंग वर्क कर रहे हैं सेल साइंस और कैंसर रिसर्च पर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने स्किन या प्लांट्स या एनिमल्स को देखो, तो याद रखना सब कुछ सेल से बना है, और यही टाइनी सेल्स लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।